स्टूडेंट्स, तो हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा एक तो MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके बारे में हम कुछ हद तक कल डिस्कस कर चुके हैं। MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और एक टॉपिक हमारा रहेगा इसमें VSEPR सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे MOT की मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो कल हमने बात की थी मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के जुड़ने से, परमाणु कक्षक जुड़ने से अणु कक्षक बनते हैं। परमाणु कक्षक जब जुड़ते हैं तो अणु कक्षक बनते हैं। परमाणु कक्षक और परमाणु कक्षक जुड़कर अणु कक्षक बनाते हैं। और कितने अणु कक्षक बनते हैं? जितने परमाणु कक्षक जुड़ते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। और जितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं उसमें से आधे जो होते हैं वो लोअर एनर्जी के होते हैं और आधे जो होते हैं वो हायर एनर्जी के होते हैं। लोअर एनर्जी वालों को क्या बोलते हैं? अबंधी अनुकक्षक, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और हायर एनर्जी वालों को प्रतिबंधी अनुकक्षक, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो लोअर एनर्जी वाले बॉन्डिंग होते हैं, हायर एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं। अब एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ जो बॉन्डिंग होता है वो तो बंध बनाता है, बंध बनाता है, और जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो बंध तोड़ता है, बंध तोड़ता है, बॉन्ड ब्रेक करता है वो। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड ब्रेक करता है, और बॉन्डिंग जो होता है, अबंधी जो होता है, वो बॉन्ड फॉर्म करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ना। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में दो। तो दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्डिंग में अगर दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग में अगर दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो एक बॉन्ड तोड़ देंगे। दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड तोड़ते हैं, एक बंध तोड़ते हैं। बॉन्डिंग के दो इलेक्ट्रॉन है वो तो एक बॉन्ड बनाते हैं, और एंटी बॉन्डिंग के अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो वो एक बॉन्ड तोड़ देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या फार्मूला पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर का? बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या आता है? देखो, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला लिखते हैं हम लोग NB माइनस NA बट्टे 2, NB माइनस NA बट्टे 2, यानी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बट्टे 2। ये बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है। ठीक है, देखो समझो बात को इसको कि ये बट्टे में 2 क्यों लगा। NB मतलब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, NA मतलब एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय 2। ये बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंधों की संख्या। अब एक सिंपल सी बात सोचना आप लोग, मान लो बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और एंटी बॉन्डिंग में है ही नहीं, एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं? कितने इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बनता है? 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बनता है। तो 4 इलेक्ट्रॉनों से कितने बॉन्ड बन जाएंगे बताओ? 4 इलेक्ट्रॉनों से, 4 इलेक्ट्रॉनों से कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 2 बॉन्ड बन जाएंगे। सही है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना है तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बन जाएंगे। यानी जो बंधों की संख्या होगी वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की हाफ होगी। और कॉमन सी बात है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की हाफ होगी। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड बना रहे हैं। ये बटे में 2 इसीलिए लगाया है, बटे में 2 हाफ किया उसको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हाफ कर दिया। समझ आ गई बात? वो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा।
ये बता रहा है कि बॉन्डिंग तो बॉन्ड बनाएगा, और माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ेंगे तो घटेगा ही वो। जैसे देखो मान लो बॉन्डिंग में मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और एंटी बॉन्डिंग में मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में कितने 4। अब बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन बंद बनाते हैं, अब बताओ ये बंद बनाते हैं 6 इलेक्ट्रॉनों से, बताओ कितने बंद बन जाएंगे, अपने आप बताओ 6 इलेक्ट्रॉनों से कितने बंद बन जाएंगे 3। इसने 3 बंद बना दिए। एंटी बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंद तोड़ते हैं, वो बंद तोड़ते हैं। तो अब बताओ वापिस 4 इलेक्ट्रॉन कितने बंद तोड़ देंगे 2 बंद तोड़ देंगे। तो बताओ बचे कितने बंद, भाई इन्होंने 3 बनाए, इन्होंने 2 तोड़ दिए, तो बचे कितने 1, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। समझ आ गई बात, सीधा भी सोच सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अब फार्मूला भी लगा सकते हैं, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग के कितने 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2/2 1 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। समझ आ गई बात। बॉन्डिंग वाले बॉन्ड बना रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो रिमेनिंग बॉन्ड ही बॉन्ड ऑर्डर होते हैं। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बटे 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का हाफ ही होते हैं बॉन्ड। आगे बात समझ, क्लियर है फार्मूला। नेक्स्ट बात करें अपने, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी स्थायित्व जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के समानुपाती होता है। बंद क्रम जितना ज्यादा होता है स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। और अगर स्थायित्व ज्यादा है तो बंद लंबाई क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी बताओ। अगर स्थायित्व ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम। बंद लंबाई जो होती है वो बंद क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बंद लंबाई बंद क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब बंद क्रम ज्यादा है तो बंद लंबाई कम होगी। इसका भी मैं हमेशा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपके पास बड़ी लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, और एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा है। एक तो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, एक छोटा टुकड़ा है। आप बताओ किसको तोड़ना आसान है, लकड़ी के बड़े टुकड़े को तोड़ना आसान है या छोटे टुकड़े को तोड़ना आसान है बताओ। बड़े टुकड़े को, है ना। लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, मान लो हम लोग, मेरा फिक्स एग्जांपल रहता है, एक कपड़ा आता है डंडे पर लपेटा हुआ, थान बोलते हैं अपने कपड़े का, थान आता है ना। तो हम लोग जो अक्सर उस डंडे का यूज़ करते हैं क्लास में, है ना, तो वो डंडे की लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो उस डंडे के हम 3-4 टुकड़े कर लेते हैं आराम से, और छोटा छोटा कर लेते हैं। तो ये साइज छोटा कर लिया। अब ये छोटा साइज भी तोड़ सकते हैं क्या बताओ आराम से। छोटा साइज भी आराम से टूट जाएगा क्या उसी तरह से जैसे हमने बड़ा साइज तोड़ा था। छोटा साइज उतनी आसानी से नहीं टूटता। मतलब बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। आगे बात समझ। यानी बंद क्रम ज्यादा है तो स्थायित्व ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम है। स्थायित्व ज्यादा है तो मतलब बॉन्ड लेंथ कम है। यानी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर। अब कल आपको बता दिया था मैंने, H2 का केस बता दिया था, He2 का केस बता दिया था, Li2 का केस बता दिया था, Be2 का केस बता दिया था। कैसे बनाना है इसको, H2 कैसे बनेगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। H2 कैसे बनेगा, H + H बराबर H2। अब H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ कितने नंबर पे आता है H, 1 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग 1s1, और इस H का भी 1s1, 1s1। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं बताओ, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं 2। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 ही बनेंगे, एक लोअर एनर्जी का, एक हायर एनर्जी का। लोअर एनर्जी वाला होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, और हायर एनर्जी वाला होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO।
अब एस एस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बना था बताओ, एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा, ये 1s है तो 1s है ना, 1s ऑर्बिटल यूज हुए तो 1s, और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s। अब नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल नंबर कितना हो गया 2, एक इसमें 2 हो गया। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं, लोअर एनर्जी वाले में, तो लोअर एनर्जी वाला यहाँ सिग्मा 1s है, तो पहले दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में भर दिए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को दोनों लोअर एनर्जी वाले में आ गए, तो ये H2 की MOT हो गई। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, H2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार 1s में 0 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन गया। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएंगे, ये एक बंद बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बन गया। क्या यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है क्या जो बॉन्ड तोड़ सकता है एंटी बॉन्डिंग में, है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ एक बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है इसका, बॉन्ड ऑर्डर 1 है इसका, फार्मूला लगा सकते हो नहीं तो बॉन्ड ऑर्डर का NB माइनस NA बटे 2, NB यानी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, 2 माइनस 0 बटे 2 यानी 2 बटे 2, 1 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी दिखनी है H2 की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए अपने को। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यौगिक अणुचुंबकीय होता है ना। अब H2 के पास बताओ, H2 के पास देखो एक तो ये वाला कक्षक है, एक ये वाला कक्षक है, बताओ सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है या अयुग्मित है, पेयर्ड है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बताओ इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक। क्लियर, समझ आ गई बात, डाउट है कोई तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो बहुत इजी काम है, हो जाएगा। अब एक और बता रहा हूं मैं Be2 का, Be2 कैसे बनेगा बताओ, Be2 अपने आप सोचो, Be2 कैसे बनेगा बताओ, Be प्लस Be बराबर Be2। अब बताओ Be कितने नंबर पे आता है, Be बेरिलियम कितने नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है बेरिलियम का 4, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, आप आउटर वाला ही ले लो बस सीधा 2s2, तो इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एक परमाणु कक्षक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, 2 जुड़ रहे हैं तो अणु कक्षक भी 2 ही बनेंगे, यहाँ अणु कक्षक बन रहे हैं, ये अणु है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, एक लोअर एनर्जी का बनेगा एक हायर एनर्जी का बनेगा। अब बताओ SS ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बना था, सिग्मा, और यहां लिख देंगे 2s, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ, टोटल नंबर, टोटल नंबर कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का, 4 हो गया। 4 कैसे भरोगे बताओ, अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने Be2 में, कैसे भरोगे, 2 लोअर एनर्जी में 2 हायर एनर्जी में, ये 4 भर दिए। अब बताओ कोई बॉन्ड बनेगा क्या, अपने आप बताओ, क्या कोई बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका, नहीं आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड बनाएगा ये बॉन्ड तोड़ देगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0। और बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब है कि ये अणु एक काल्पनिक है, इमेजिनरी है, ऐसा कोई अणु होता ही नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि Be और Be के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब इनके बीच कोई बंद ही नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब है कि दोनों Be के बीच कोई बंद नहीं है, तो जब कोई बंद ही नहीं है तो क्या अणु बना, क्या बताओ, जब बॉन्ड ही नहीं है तो क्या मॉलिक्यूल बना। अब मैं कह दूं Be और Be के बीच कोई बॉन्ड है ही नहीं, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, तो क्या ये मॉलिक्यूल बना, क्या बताओ। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब एटम जुड़ते हैं, तो क्या ये जुड़े क्या आपस में, जब कोई बॉन्ड नहीं है इनके बीच में, तो नहीं जुड़े। इसका मतलब ये सिर्फ एक इमेजिनरी मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल वास्तव में नहीं होता, काल्पनिक अणु है ये। तो ये प्रश्न भी आता है, निम्न में से कौन सा अणु काल्पनिक है, तो कौन सा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0 आएगा। आगे बात समझ लग गया पता। अब 0 किसका आएगा, एक सिंपल सी बात है, देखो 0 आएगा 1s2 वाले का, क्योंकि जिसमें 1s पूरा भरा हुआ है वो 0 आ जाएगा, ठीक है।
जिसका 2s पूरा भरा हुआ है वो 0 आ जाएगा, जिसका 2p पूरा भरा हुआ है वो 0 आ जाएगा। तो किस किस का 0 आएगा बताओ? 1s किस में पूरा भरा हुआ है? 1s2 किसका था? विन्यास किसका होगा? 1s2 हीलियम का, तो He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। 2s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन होगा बताओ? 2s2 बेरिलियम का। 2p6 किसका कॉन्फ़िगरेशन होगा बताओ? 2p6 जिसमें 2p6 आता है, किसमें है 2p6? नियोन में है ना। Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। 1s2 2s2 2p6, समझ गए? अब इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, मतलब ये काल्पनिक अणु होते हैं, ठीक है। अब आगे चलें एक बार। अब मैं B2C2 और N2 में से एक उठा लेता हूँ, N2 उठा लेता हूँ। N2 कैसे बना था बताओ? N2 की बजाय मैं C2 उठाता हूँ, ठीक है। उसका रीज़न है, अभी बताऊंगा मैं आपको क्यों उठा रहा हूँ मैं। C2 कैसे बनेगा? C प्लस C से। C कितने नंबर पे आता है बताओ? C 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ? 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन के 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कार्बन 2p2 हो गया। अब अणु बना C2, C2 अणु बना। अब बताओ कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? 3 और 3 6। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे बताओ? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 6। और कैसे बने थे बताओ? B2C2 और N2 में बनाए थे। कैसे बनाए थे बताओ? याद है तो कल बताया था आपको। 1 2 1 2 बताया था ना कल। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब ये भी P है, ये भी P है। PP ओवरलैपिंग से बताओ कौन से बॉन्ड बनते हैं? PP ओवरलैपिंग से, PP ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा भी बनते हैं और पाई भी बनते हैं। अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है तो कौन सा बनेगा? एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है तो सिग्मा, और लेटरल हुई है तो पाई, है ना। और जो 2 कक्षक इकट्ठे हैं ना, ये वाले, ये पाई बॉन्ड वाले हैं, ठीक है। ये पाई, ये भी पाई, ये पाई अनुकक्षक है। 2px यानी पी कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, एक तो px, एक py और एक pz। px और py से पाई बॉन्ड बनता है और pz से सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। समझ गए? pz से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब बताओ इसको क्या लिखेंगे? इन 2 को क्या लिखूं बताओ? इन 2 को, ये एंटी बॉन्डिंग है तो क्या लगाएंगे? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना है? सारे इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं? कितने हो गए सारे इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहले किसमें भरोगे बताओ? 4 इलेक्ट्रॉन। पहले 4 इलेक्ट्रॉन किसमें भरोगे? कम ऊर्जा वाले में। तो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन पूरे भर दिए। समझ आ गई बात? ये 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। बंद करम बताओ, देख के बता दो यहां से कितना होगा बताओ बॉन्ड ऑर्डर? दो आएगा, सही है। बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बन जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा बस। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर 2। अब ये जो 2 बॉन्ड बने ये है कौन से? इसका बंधन कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन 95% स्टूडेंट गलत करके आएंगे। अगर वो दे देगा ना ऐसे, C2 का बंधन है ऐसे, मतलब C2 में बॉन्ड कौन सा है, ऑप्शन दे देगा, आपको पता लग गया 2 बंध है ना। ऑप्शन देगा 1 सिग्मा 1 पाई, B 2 सिग्मा, C 2 पाई, D नन ऑफ दीज। तो कौन सा है बताओ? C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो ये 2 बॉन्ड कौन से हैं बताओ? 1 सिग्मा 1 पाई है, 2 सिग्मा है, 2 पाई है, या कोई नहीं?
क्या आंसर करेक्ट रहेगा इसका? 95% स्टूडेंट गलत करके आएंगे इसको। 2 पाई है इसका आंसर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कैसे? देखो यहां से साफ दिख रहा है आपको, देखो इसका बंधन 2 पाई है। कैसे? ये पाई बॉन्ड बना रहा है, ये देखो दिख रहा है ना, पाई दिख रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना रहे हैं, एक पाई बन गया। ये वाले, ये भी पाई बॉन्ड बनता है यहां भी, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना रहे हैं। आगे बात समझ? तो बंधन 2 पाई है इसका। लग गया पता? तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। वो ओवरलैपिंग का केस है ना। एमओटी जो है C2 की इस प्रकार से होती है। इसमें कारण क्या होता है, ये कक्षक B2 C2 और N2 जो है ना, B2 C2 और N2, ठीक है, ये अलग है इसकी एमओटी। इसमें 2 ऑर्बिटल ये वाले नीचे हैं ना, बाकी सब में सिग्मा नीचे आएगा। क्योंकि पहले अगर सिग्मा बॉन्ड हम इसमें बनाते हैं तो सिग्मा की एनर्जी कम होनी चाहिए। पहले वही बॉन्ड बनेगा जिसकी एनर्जी कम है। इसमें एनर्जी किसकी कम है? पाई की। इन तीनों के केस में ऐसा है, बाकी किसी केस में ऐसा नहीं होगा। इन तीनों के केस में पहले पाई बॉन्ड बनता है एमओटी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एमओटी, नॉट ओवरलैपिंग। समझ आ गई बात? एमओटी के अकॉर्डिंग। एमओटी में ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती। एमओटी में हम लोग सिर्फ यही दिखाते हैं कि 2px, ये जो पाई लिखा है ना, पाई 2px पाई 2py, ये क्यों लिखा है? हम सिर्फ इसमें यही बता रहे हैं कि 2px अगर ओवरलैपिंग करता है तो पाई बॉन्ड बनता है, 2py अगर ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड बनते हैं, 2pz अगर ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया। लेकिन जब C2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल और B2 मॉलिक्यूल इनको देखा गया तो इनमें यह पाया गया कि पाई ऑर्बिटल की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है सिग्मा ऑर्बिटल से, इसलिए इसमें पाई नीचे रखा हुआ है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो बंधन पाई है, यहां से देख के चलेंगे आप लोग। ये लिखा हुआ देखो, बंधन 2 पाई, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय है ना, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसके। और अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हो तो क्या आएगा? पाई 2px2, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2px2 बराबर पाई 2py2। बराबर क्यों लगाया है? क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है इसलिए लगाया। ठीक है, इज लेस देन सिग्मा 2pz0। लेस देन क्यों लगाया है? क्योंकि अब इन दोनों की एनर्जी कम हो गई, किससे? सिग्मा 2pz से, और सिग्मा 2pz में 0 है। कोई जरूरी नहीं है ऐसे है, ऐसे भी आ सकता है, सीधा लिखा हुआ भी पाई 2px2 पाई 2py2, यूं भी आ जाता है। सिग्मा 2pz0 पाई स्टार 2px0 पाई स्टार 2py0 सिग्मा स्टार 2pz0, या ये बराबर के निशान लगे हुए आ जाए तो इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी बराबर है। फिर लेस देन सिग्मा 2pz, मतलब सिग्मा 2pz से इनकी एनर्जी कम है। समझ गए? आ गए समझ? चलें आगे। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको O2 का। O2, O2 कैसे बनेगा बताओ? O प्लस O बराबर O2। अब O बताओ कितने नंबर पे आता है? O 8 पे। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताओ? 1s2 2s2 2p4, तो 2p4 बना लो सीधा। टू पी। अब बताओ टोटल कक्षक कितने हो गए? 6, तो बनेंगे भी 6। 6 कैसे बनाओगे बताओ? 3 कम ऊर्जा के, 3 ज्यादा ऊर्जा के। और इसमें कैसे बनाए थे बताओ, कम ऊर्जा और ज्यादा ऊर्जा वाले? कल बता दिया था ये सारा खेल आपको। उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं। कैसे बनाए थे? 1 2 2 1 1 2 2 1, ये आ जाएगा ना। अब 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन भर दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब जो 1 है वो सिग्मा है, सिग्मा 2pz, ये पाई 2px, ये पाई 2py, ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py,
और ये सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ, कितने हो गए सारे इलेक्ट्रॉन, 4 इसमें 4 इसमें, 8। 8 कैसे भरोगे बताओ, पहले कम ऊर्जा वाले में चलोगे, 1 2 3 4 5 6, सही है, 7 8, तो ये 8 भर दिए। अब बॉन्ड ऑर्डर बताओ इसका कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर, टू है ना। ये 6 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना देंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड तोड़ देंगे, बस सीधा हिसाब है। तो 6 में से 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड में से 1 बॉन्ड टूट गया तो बदक्रम 2 आएगा। नहीं तो ये कर सकते हो एनबी के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 माइनस 2 बटे 2 यानी 4 बटे 2। आगे बात समझ, 2 आ गया, क्लियर, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अब बंधन बताओ, ये जो 2 बॉन्ड है कौन से हैं देखो, अब बंधन कैसे बताएंगे देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये देखो क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है क्या जो सिग्मा बॉन्ड तोड़ सके, है क्या कोई इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड तोड़ सके, तो इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया पर यहां सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटा, इसका मतलब एक तो सिग्मा बन गया, ठीक है, प्लस अब चेक करो ये कितने पाई बनाएंगे बताओ, ये पाई में आए इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन आए पाई में, तो इसने दो पाई बनाए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आए यहां पाई स्टार में, तो इन्होंने क्या किया, 1 पाई तोड़ दिया, समझ गए, तो कितने पाई रहे, 1 पाई रहा। आगे बात समझ, क्लियर। तो बॉन्डिंग वाले बॉन्ड बना रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो यहां से 2 पाई बने और यहां से 1 पाई टूट गया, लग गया पता। अब एक और बताओ मेरे को, चुंबकीय प्रकृति कैसी है इसकी बताओ, चुंबकीय प्रकृति, अणुचुंबकीय है ना, पैरामैग्नेटिक है, अणुचुंबकीय क्यों है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आता है O2 अणुचुंबकीय है क्यों, क्योंकि इसके पाई स्टार कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सही है, पाई स्टार में यूं देगा वो सिग्मा अनुकक्षक के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पाई अनुकक्षक में है, पाई स्टार में है या सिग्मा स्टार में है, तो किसमें है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है हमारे को स्पष्ट, किसमें, पाई स्टार में, समझ गए, ये पाई स्टार में पड़े हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लग गया पता। अब एक क्वेश्चन और यहां से, जैसे वो O2 का बंध क्रम कितना आया बताओ, O2 का कंपैरिजन कराएगा आपसे, O2 माइनस, O2 प्लस, O2 प्लस 2, O2 माइनस 2, इस तरह से कंपैरिजन करवाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, O2 की एमओटी बना लेनी है, बना ली O2 की एमओटी, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, स्थायित्व का कंपैरिजन करा सकता है, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करवा सकता है। आप यहां बॉन्ड ऑर्डर नोट करो सबका, बस O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2। अब आपको आगे दिया O2 माइनस, O2 माइनस का मतलब क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन किया या डोनेट किया O2 ने, O2 माइनस लिख रहा हूं अगर मैं, तो इसने क्या किया, गेन किया, ग्रहण किया है। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है आपने, तो अब आप बताओ कौन से कक्षक में वो इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो वो कौन से कक्षक में आएगा इलेक्ट्रॉन, पाई एंटी बॉन्डिंग, यहां आएगा वो इलेक्ट्रॉन, सही है, इस जगह पर यहां आएगा वो इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, क्या बनेगा बताओ बॉन्ड ऑर्डर, NB माइनस Na बटे 2 कर लो, तो NB माइनस Na बटे 2 करोगे तो 6 माइनस 3 बटे 2 यानी 3 बटे 2 यानी 1.5, सही है क्या, लग गया पता।
अब आगे कह रहा है O2 प्लस। O2 प्लस का मतलब O2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तब जब O2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा बताओ? कॉमन सी बात है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सही है, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा बताओ? बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 6, एंटी बॉन्डिंग का 1/2 यानी 5/2 यानी 2.5। O2 प्लस 2, O2 प्लस 2 का मतलब, प्लस 2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? 2, है ना। तो एक तो पहले ही हम निकाल चुके, पहले O2 ये था, अब अपने को O2 प्लस 2 बनाना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा बताओ? 3। अब O2 माइनस 2, O2 माइनस 2, तो पहले तो O2 पता होना चाहिए आपको, ये O2 था, ये O2 था। अब कहते हैं O2 माइनस 2, O2 माइनस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कहाँ आएंगे? यहां आएंगे, इस पोजीशन। सही है। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना रहा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद? 1। सही है, 1 नहीं आएगा। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, उसका स्थायित्व ज्यादा होगा, तो बताओ स्टेबिलिटी का क्रम बताओ, स्थायित्व का क्रम बताओ क्या बना? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बनेगा? स्थायित्व का क्रम। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का, उससे कम, पहले सबसे ज्यादा O2 प्लस 2 ना 3, फिर O2 प्लस, फिर O2, फिर O2 माइनस, फिर O2 माइनस 2। ये स्थायित्व का क्रम है। और बॉन्ड लेंथ का क्रम, बंद लंबाई का क्रम बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इसका। जितना बंद क्रम कम होता है बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस अगर लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, O2 माइनस 2, O2 माइनस, O2, O2 प्लस, O2 प्लस 2। आ गया समझ? समझ आई बात? है नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। क्लियर है MOT? अब F2 और Ne2 करके देख लेना आप लोग, हो जाएगी। चलें आगे। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कल कंसल्ट करना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलें तो VSEPR सिद्धांत क्या कहता है? VSEPR सिद्धांत, V से वैलेंस, S से शेल, E से इलेक्ट्रॉन, P से पेयर, R से रिपल्शन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, पूरा नाम ये, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मतलब क्या कहता है? वैलेंस शेल जो होती है यानी स्योजी कोश जो होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्म होते हैं, उनमें रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण होता है। इसलिए इसका हिंदी में नाम लिखते हैं स्योजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। मतलब स्योजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। किसी भी अणु में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकते हैं। एक तो बंधी युग्म, बॉन्ड पेयर बोलते हैं जिसको हम लोग, और एक एकाकी युग्म जिसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। कोई भी अगर अणु है तो उसमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकते हैं, बंधी युग्म और एकाकी युग्म, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ऐसे अणु जिनमें केवल बंधी युग्म है, जिनमें केवल बंधी युग्म है, जिनमें केवल और केवल बंधी युग्म है, ऐसे अणुओं की ज्यामिति सममित होती है। सममित, सिमेट्रिक ज्यामिति वाले अणु, सममित ज्यामिति वाले
अणु, मतलब इनकी ज्यामिति भी निश्चित होती है और बंद कोण भी निश्चित होता है, जिसमें केवल बंधी युग्म होगा, केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर नहीं होगा। और जिनमें ऐसे अणु जिनमें बॉन्ड पेयर है और साथ में लोन पेयर भी आ गया, ऐसे अणुओं की ज्यामिति असममित हो जाती है। उनमें ना तो ज्यामिति निश्चित रहती है, ना ही बंद कोण निश्चित रहता है, मतलब उनकी ज्यामिति भी बदल जाती है और बंद कोण भी बदल जाता है। मोटी मोटी बात ये समझ आ गई बात। स्योजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म कितने प्रकार के हो सकते हैं? बंधी युग्म भी हो सकते हैं, एकाकी युग्म भी हो सकते हैं। जिन अणुओं में केवल बंधी युग्म है, जैसे उदाहरण देता हूं आपको, देखो CH4, तो C के साथ 4 H जुड़े हैं। अब बताओ क्या C के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले तो ये बताओ, C के आउटर शेल में, C के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, क्योंकि 6 नंबर पे आता है, पहले कोश में 2, दूसरे में 4, चारों के चारों बॉन्ड बनाने में चले गए। तो क्या कोई फ्री बचा क्या इसके पास? नहीं बचा, यानी इसके पास सारे बॉन्ड पेयर हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन H का भी है इसमें, है ना। तो ये पेयर है इलेक्ट्रॉनों का, और हर पेयर जो है बॉन्ड बनाने में गया हुआ है, तो इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं हम लोग। क्लियर? तो जिनमें केवल बॉन्ड पेयर होते हैं ना, उनकी ज्यामिति सममित होती है, सिमेट्रिक होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति बोलते हैं। अगर 4 बंद आ गए इस केस में तो समझ गए। और बॉन्ड एंगल भी फिक्स होता है 109 डिग्री 28 मिनट, पढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब मान लो बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी आ गया, बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी आ गया, जैसे अमोनिया NH3। बताओ NH3 में लोन पेयर होता है या नहीं होता है? इनके पास होता है ना लोन पेयर। तो ये असममित ज्यामिति वाला होगा। अब ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, VSEPR सिद्धांत के अनुसार सममित अणु है, तो VSEPR सिद्धांत के अनुसार सममित अणु किसको कहते हैं? जिसमें केवल और केवल क्या हो? बॉन्ड पेयर हो। आगे बात समझ? क्लियर? जिसमें लोन पेयर ना आए, ठीक है। और जिसमें लोन पेयर आएगा वो असममित हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, एसिमेट्रिक हो जाएगा वो। अब जो सम्मित अणु होते हैं या जिनकी ज्यामिति सम्मित होती है, VSEPR थ्योरी क्या कहती है? जैसे मान लो अणु है AB2, तो VSEPR थ्योरी कहती है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, संकरण होगा sp, आकृति होगी उसकी रेखीय, यहाँ A लगा होगा, एक B इधर लगा होगा, एक B इधर लगा होगा, लीनियर जियोमेट्री होगी उसकी, और बॉन्ड एंगल जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। कॉमन सी बात है, यहाँ 180 डिग्री आएगा, सही है, 180 डिग्री। अब AB3 है तो वो कहता है sp2 ज्यामिति होगी, sp2 संकरण होगा सॉरी इसमें, और इसकी जो ज्यामिति होगी वो ट्राइएंगुलर, त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय, इस तरह से AB3 समतल त्रिकोणीय, प्लेनर ट्राइगोनल। और बॉन्ड एंगल जो होगा वो 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 360 हो गया है ना, तो 120 120 120, तो बॉन्ड एंगल हो गया 120 का। फिर कहते हैं AB4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इस पर किसी में लोन पेयर नहीं आ रहा, देखो ये सारे सम्मित की बता रहा है, वो सिमेट्रिक की बता रहा है। तो चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी इस तरह से, सेंटर में A आ जाएगा, कॉर्नर पर B आ जाएगा, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय का बंद कोण कितने डिग्री का होता है? चतुष्फलकीय का बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट। अगर AB5 है, AB5 तो संकरण होता है sp3d, और इसकी ज्यामिति बोली जाती है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, इस तरह से। सेंटर में A आ गया, इस कॉर्नर पर B लगे हुए हैं, 3 बॉन्ड तो ये बन गए, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिभुजीय या त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय,
और इसमें जो बंद कोण होता है 90 डिग्री और 120 डिग्री का, 90 डिग्री 120 डिग्री का, है ना। कैसे देखो, ये तो हो जाएगा 90 डिग्री का, ये तो 90 डिग्री का हो गया। और जो त्रिभुज वाले बॉन्ड है ये वाले, ये 120 120 के थे, ये ऊपर भी पड़ा था अपने, ऐसे त्रिभुज बनाया था एक, ऐसे ही बनेगा वो त्रिभुज। ये पूरा 360 है तो ये 120 120 120, और ये वाला 90 का हो गया, ये 90 का हो जाएगा। अब AB6 में संकरण होगा sp3d2, sp3d2। तो इस तरह से अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। यहाँ A लगा होता है, बाकी कॉर्नर पर B लगे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये जो स्केयर है ना बीच वाला, ये पूरा 360 हो गया, तो ये 90 90 90 90 हो गया, है ना। और इस स्केयर के बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट लाइन इस तरह से, अभी देखना मैं, ये वो स्केयर है, और बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे खड़ी लाइन पड़ी है, तो ये उस स्केयर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। समझ आ गई बात भाई? आपकी नोटबुक के बिल्कुल सेंटर से आप एक लाइन ऊपर की ओर उठा दो तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो नोटबुक से, तो 90 डिग्री का एंगल होता है इसमें। फिर AB7 क्या संकरण होगा बताओ AB7 में? AB7 में sp3d3, जितने बॉन्ड बनते हैं ना वही बात है। देखो AB2 मतलब 2 बॉन्ड बने, ये आपको मैंने बताया था 2 सिग्मा बॉन्ड है AB2। AB3 में 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है ही नहीं, तो संकरण तो मिनट में ही पता लग जाएगा, नहीं लगेगा क्या? बताओ। AB4 में 4 सिग्मा बॉन्ड है, समझ आ रही है बात? लोन पेयर है ही नहीं क्योंकि ये सम्मित है। AB5 में 5 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ही तो जोड़ते हैं हम लोग। AB6 में 6 सिग्मा बॉन्ड है, और AB7 में कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? AB7 में A के साथ कितने भी जुड़े हैं? 7, तो यहाँ 7 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बना? sp3d3। तो आकृति आ जाएगी इसकी, सेंटर में पंचभुज हो जाएगा, तो सेंटर में तो 5 भुजाएं निकल गई, पंचभुजीय, और एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, द्विपिरामिडीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। और बॉन्ड एंगल जो बनेगा 72 डिग्री और 90 डिग्री का। 72 डिग्री तो पंचभुज का बनेगा, इस तरह से एक पंचभुज है मान लो, है ना। तो ये पूरा 360 का है, तो एक 72 72 72 का हो गया। अब वही बात सेम टू सेम इसके वाली, जैसे इसमें सेंटर से एक लाइन उठी हुई थी वैसे इसमें सेंटर से एक लाइन उठी हुई है बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो इस पंचभुज के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 72 डिग्री और 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया। समझ आ गई बात? क्लियर? अब जब इसमें लोन पेयर आ जाता है, ये तो सम्मित अणु थे सारे, जब इनमें लोन पेयर आ जाएगा, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी आ जाएगा, तो क्या होगा बताओ? वो अणु सम्मित रहेगा क्या? सम्मित रहेगा क्या वो अणु? वो अणु क्या हो जाएगा? असम्मित हो जाएगा। ऐसे केस में उसकी ज्यामिति इस प्रकार हो जाएगी कि उनके इस इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य, इस इलेक्ट्रॉन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण कम से कम रहे, इसीलिए तो इसको रिपल्शन बोलते हैं लास्ट में ना। स्योजी कोश के इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, और कोई भी असम्मित अणु जो होता है उसकी ज्यामिति इस प्रकार हो जाती है कि उन इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण कम से कम रहे। और प्रतिकर्षण का क्रम क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है LP LP के बीच, उससे कम LP BP के बीच, और सबसे कम BP BP के बीच। ये प्रतिकर्षण का क्रम भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा रिपल्शन जो होता है लोन पेयर के बीच, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच। अब देखो जैसे कंपैरिजन देता है हमारी बुक में, ये ज्यामिति कैसे बदलती है, देखो बॉन्ड एंगल कैसे बदलता है। CH4 NH3 और H2O का,
CH4 का संकरण भी sp3 है, NH3 में N का संकरण भी sp3 है, H2O में O का संकरण भी sp3 है, ये सारे संकरण sp3 है, ठीक है। अब CH4 तो क्या है, सम्मित है, NH3 भी सम्मित है क्या, या असम्मित है NH3, असमित और H2O असमित इसमें भी लोन पेयर है ना। तो जो सम्मित है उसकी ज्यामिति सारणी के अनुसार होगी। CH4 इस कैटेगरी में आ जाएगा, चतुष्फलकीय है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो सम्मित की तो उस सारणी के अनुसार होती है, तो CH4 चतुष्फलकीय और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट का। अब बात आई NH3 की, तो NH3 में कितने लोन पेयर हैं बताओ, एक। तो आप N लगाएं और जो एक बॉन्ड ऊपर की ओर लगाए उसकी जगह लोन पेयर आ जाएगा, ये लोन पेयर आ गया, समझ गए, क्योंकि लोन पेयर है तो फिर बॉन्ड तो आएगा नहीं, वहां लोन पेयर आएगा, ये लोन पेयर आ गया, और बाकी तीनों H आ गए। लग गया पता। अब लोन पेयर को हम ज्यामिति में लेते नहीं है, बॉन्ड बॉन्ड देखते हैं ज्यामिति में, तो उस हिसाब से अगर NH3 की ज्यामिति देखी जाए तो ये बन गई पिरामिड, है पिरामिड बन गया एक, देखो इसके नीचे अगर आप कॉर्नर इसके जोड़े तो इस तरह से NH3 क्या करती है, ऊपर की ओर उठी हुई है, देखो बेस से, इस बेस से ऊपर की ओर उठा हुआ है, ऐसे पिरामिड बन रहा है एक, समझ गए। N ऊपर है, 3H नीचे पड़े हैं त्रिभुज के रूप में, 3H नीचे त्रिभुज के रूप में पड़े हैं और N ऊपर उठा हुआ है, मतलब ये चीज बन रही है, देखो 3H नीचे पड़े हैं त्रिभुज के रूप में ऐसे, और N जो है वो इस त्रिभुज से ऊपर यहां उठा हुआ है, इस तरह से, इस तरह से। तो पिरामिड बनेगा नहीं बनेगा बताओ, है ना। इसीलिए NH3 क्या करती बोली जाती है, पिरामिड है। अब ये लोन पेयर जो होता है ना, ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, रिपल्शन का क्रम है, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर के बीच। अब इसमें तो एक ही लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन तो इसमें लगेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर है ही एक। अब लोन पेयर जो होता है वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, तो ये वाले बॉन्ड पेयर इधर मुड़ जाते हैं, बॉन्ड पेयर मुड़ गए क्योंकि लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपेल किया, लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपेल किया। और बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण सबसे कम होता है, मतलब बॉन्ड पेयर एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं, ठीक है। तो इस लोन पेयर ने क्या किया, इस लोन पेयर ने इसको रिपेल किया और इसी लोन पेयर ने इसको भी रिपेल किया, तो बॉन्ड पेयर क्या हुआ, एक दूसरे के नजदीक आ गए। तो पहले जो 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर थे वो पहले की तुलना में एक दूसरे के नजदीक आ गए, तो जब नजदीक आ गए तो लगभग 107 डिग्री का बंद कोण इसमें रह गया। समझ आई बात, पता लग गया बॉन्ड एंगल क्यों कम हुआ, क्योंकि NH3 में लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन लगा। क्लियर। अब H2O में बताओ कितने लोन पेयर होंगे, H2O में 2 लोन पेयर होंगे ना। तो इसमें जहां 2 बॉन्ड दिखाए थे ना वहां 2 लोन पेयर दिखाएंगे आप लोग। अब इस तरह से दिखाएंगे, देखो O एक लोन पेयर तो ये दिखा दिया और एक लोन पेयर ये दिखा दिया और बाकी 2 बॉन्ड दिखा दिए, ठीक है। तो एंगुलर शेप आ गई इसकी, कोणीय या वी आकार, वी जैसा दिख रहा है। HOH देखना है सिर्फ, ये वाली चीज HOH, समझ गए। तो ये वी आकार या कोणीय एंगुलर कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, वी आकार। अब सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होगा बताओ, सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर तो ये दोनों लोन पेयर जो है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये वाला लोन पेयर इधर मुड़ गया, ये वाला लोन पेयर इधर मुड़ गया, ठीक है। अब सपोज ये लोन पेयर यहां आ गया इस जगह, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा उसके बाद। तो ये वाला बॉन्ड पेयर इधर मुड़ जाएगा,
ये वाला बॉन्ड पेयर इधर मुड़ जाएगा, तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। समझ आ गई बात, पहले से भी नजदीक आ जाएंगे। तो यहां बॉन्ड एंगल रह जाता है लगभग 104 डिग्री का, 104 डिग्री का। तो असममित अणु में ज्यामिति और बंध कोण दोनों ही बदल जाते हैं। संकरण चाहे सेम हो, संकरण चाहे सममित के जैसा ही हो उनमें, लेकिन उसमें ज्यामिति जो होगी वो सममित के जैसी नहीं होगी, ना ही बंध कोण सममित के जैसा होगा। समझ आ गई बात। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं VSEPR सिद्धांत की। इसके अलावा एक दो बातें और भी है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन इन्हीं में से निकलता है। क्लियर है इतनी बात। तो ये आपका जो एक और बता दूं मैं, अष्टक के नियम के अपवाद बता दूं, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम के अपवाद। अष्टक नियम के अपवाद में अष्टक का प्रसार भी आता है और अपूर्ण अष्टक भी आता है। कुछ अणु वैसे तो हम कहते हैं कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी है, लेकिन इसके एक्सेप्शन में एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट भी आता है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी आता है। अष्टक का प्रसार और अपूर्ण अष्टक। अष्टक का प्रसार मतलब जिसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो अष्टक के प्रसार में आएंगे, है ना। जैसे जिनोन के यौगिक, क्योंकि जिनोन अकेरिया गैस है, वो ऑलरेडी ऑक्टेट रखती है, तो जब उसका कंपाउंड बनेगा, चाहे HCF2 हो, चाहे HCF4 हो, चाहे HCF6 हो, वो अष्टक के प्रसार में आएगा। इसके अलावा जिसमें 4 से ज़्यादा बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे PCl5, कॉमन सी बात है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। SF6 12 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। IF7, तो आई के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया IF7 में, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे IF7 में, आई के पास 14, है ना। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो IF7 में आई 7 बॉन्ड बना रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये अष्टक के प्रसार है। और अपूर्ण अष्टक मतलब जिसका अष्टक पूरा नहीं है फिर भी वो स्टेबल है, जैसे हीलियम, हीलियम का अष्टक पूरा नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आप चलेंगे तो BF3, BeCl2, AlCl3, इसमें किसी भी केंद्रीय परमाणु का अष्टक जो है पूरा नहीं है। जैसे यहाँ बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, या एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, समझ आ गई बात। तो ये कुछ अष्टक के नियम के एक्सेप्शन हमने तैयार करने हैं। तो ये आपकी यूनिट की सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, इनमें से क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे आपको। अब नेक्स्ट यूनिट की मैं बात करूं, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल, जिसमें अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो एक तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, एक प्रोटीन वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, और एक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहली बात कार्बोहाइड्रेट की करूंगा। कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक तो कार्बोहाइड्रेट जो है, इनका नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों रखा गया, इनका सामान्य सूत्र अगर आपसे पूछता है तो कार्बो यानी कार्बन और हाइड्रेट यानी जल, तो CxH2OY, 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 ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र था पुराने समय में, जिसमें कार्बन के साथ जल जुड़ा हुआ था, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, जल में कितना है बताओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1। तो कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्टिंग में जो खोजे गए उनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही था। मतलब ये माना गया कि कार्बन के साथ जल जुड़ा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में जल में होती है ना। तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में आ रही है तो यानी जल जुड़ा हुआ है। जैसे C6H12O6, तो देखो आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, C5H10O5 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में है, C12H22O11, अब यहां भी देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में है। परंतु इसके अपवाद आए, कौन सी शर्करा,
डीऑक्सीराइबोज शर्करा इसके एक्सेप्शन में है। राइबोज शर्करा का सूत्र क्या होता है? राइबोज का सूत्र ये राइबोज है, ये राइबोज है C5H10O5। डीऑक्सीराइबोज का अर्थ क्या है? डीऑक्सीराइबोज का अर्थ, डीऑक्सी मतलब डी मैंने कमी है, ऑक्सी मैंने ऑक्सीजन की कमी है, तो राइबोज में से आप ऑक्सीजन कम कर दें। तो राइबोज तो था C5H10O5, डीऑक्सीराइबोज जो है वो C5H10O4 है, C5H10O4। अब बताओ क्या H और O 2:1 में है क्या? इसमें है क्या H और O 2:1 में? नहीं है, यानी ये CxH2O सूत्र का पालन नहीं कर रहा। तो डीऑक्सीराइबोज एक ऐसा डीऑक्सीराइबोज शुगर एक ऐसी शुगर है जो इसके सामान्य सूत्र का पालन नहीं करती है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या रहेंगी? एक तो आपको संरचना आनी चाहिए ग्लूकोज की, अल्फा बीटा दोनों आनी चाहिए, हावर्थ सूत्र। ये मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप में ही, जिसमें आपको पता लग जाएगा अल्फा बीटा कैसे बनाने हैं। ठीक है, आधे घंटे का वीडियो होगा, वो आपने देख लेना है, तो वहाँ से आप लोग हेल्प ले लें इसकी। ये अल्फा बन गई और ये बीटा बन गई। ये OH है ऊपर, H है नीचे, ये सारा वहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। क्योंकि आजकल क्या है, ये ट्रेंड चल रहा है, स्ट्रक्चर बनी हुई आ जाती है और वो पूछ लेता है कौन सी संरचना सही है अल्फा ग्लूकोज की। तो ऐसी कई संरचनाएं बनी होंगी जिसमें से आपको अल्फा ग्लूकोज छांटनी होगी, ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, ये संरचनाएं आपको सीखनी है। इसका एक आधे घंटे का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आपने हेल्प लेकर स्ट्रक्चर तैयार कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद डाइसैकेराइड, जिसमें हमारे को सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये 3 डाइसैकेराइड पढ़नी है। सुक्रोज जो है ये अनअपचायक डाइसैकेराइड है, अनअपचायक शर्करा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आरपीएससी के पास या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तब आपके पास अगर डाइसैकेराइड का क्वेश्चन आता है तो यही आता है, निम्न में से अनअपचायक शर्करा है तो कौन सी? सुक्रोज। सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा है, बाकी दोनों जो होती है वो अपचायक होती है, रिड्यूसिंग होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि सुक्रोज जो है वो एक अनअपचायक शर्करा है। अब डाइसैकेराइड क्या है? जिसमें 2 मोनोसैकेराइड होती है। तो सुक्रोज में जो 2 मोनोसैकेराइड होती है वो एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। इसमें ग्लूकोज अल्फा होती है, अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रक्टोज जो होती है वो बीटा होती है, बीटा डी फ्रक्टोज। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछेगा सुक्रोज में उपस्थित मोनोसैकेराइड है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी फ्रक्टोज। तो सुक्रोज की मोनोसैकेराइड कौन सी होती है? ग्लूकोज कौन सी? अल्फा। फ्रक्टोज कौन सी? बीटा। डी तो लगना ही लगना है, सब में लगना है, शर्कराएं सभी डी होती है ना, तो डी तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन मेन बात जो है ग्लूकोज अल्फा, फ्रक्टोज बीटा। तो पहले तो आप ये तैयार कर लें कि एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है। माल्टोज दोनों ग्लूकोज है, माल्टोज में दोनों ग्लूकोज हैं, और लैक्टोज में एक ग्लूकोज है और गलैक्टोज है। ग्लूकोज और गलैक्टोज, ग्लूकोज और गलैक्टोज, लैक्टोज में कौन सी है? गलैक्टोज। तो सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज, माल्टोज में ग्लूकोज, लैक्टोज में ग्लूकोज गलैक्टोज। अब ये होती कौन कौन सी है? सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज, माल्टोज में अल्फा ग्लूकोज, और लैक्टोज में बीटा ग्लूकोज और बीटा गलैक्टोज। लैक्टोज में दोनों बीटा
माल्टोज में दोनों अल्फा और सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज अल्फा और फ्रक्टोज बीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मिस नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, ये तैयार करेंगे आप लोग, बाकी स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पूछता। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में, निम्न में से कौन सी डाइसैकेराइड, निम्न में से कौन सी डाइसैकेराइड जल अपघटन के बाद विपरीत ध्रुवण घूर्णन दर्शाती है? निम्न में से कौन सी डाइसैकेराइड जल अपघटन के बाद विपरीत ध्रुवण घूर्णन दर्शाती है? तो वो सुक्रोज एक अनपचायक शर्करा है, जल अपघटन के बाद इसके ध्रुवण घूर्णन की दिशा भी बदल जाती है। जल अपघटन के बाद इसके ध्रुवण घूर्णन की दिशा बदल जाती है। क्या कारण है उसका, देखो आप, उसका कारण भी क्लियर करें हम लोग। सुक्रोज का जब जल अपघटन करते हैं तो क्या बना था बताओ? सुक्रोज का जब जल अपघटन करते हैं तो क्या बना? एक तो ग्लूकोज बनी और क्या बनी? फ्रक्टोज बनी। और सही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज जो होती है ना वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक शर्करा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। सुक्रोज कौन सी है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। जब इसका जल अपघटन किया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनी। ग्लूकोज होती है +52 डिग्री, प्लस का मतलब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और जो फ्रक्टोज होती है वो होती है -92 डिग्री, माइनस का मतलब वाम ध्रुवण घूर्णक। तो जो सुक्रोज है वो खुद दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। जल अपघटन से इसने ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया। ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक था, फ्रक्टोज वाम ध्रुवण घूर्णक था। अब बताओ ये पूरा मिक्सचर क्या होगा? रिजल्ट चेक करो इसका। ये +52 है, ये -92 है, तो +52 और -92, उत्तर क्या आएगा बताओ इसका? -40। सही है, -40 आने का मतलब ये पूरा मिक्सचर जो है क्या होगा? वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। सही है, माइनस मतलब वाम, लीवो रोटेटरी, माइनस का मतलब वाम यानी लीवो रोटेटरी होगा। तो सुक्रोज क्या था? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक था। जल अपघटन के बाद जो मिक्सचर बना वो क्या है? वाम ध्रुवण घूर्णक है, यानी जल अपघटन के बाद सुक्रोज के ध्रुवण घूर्णन की दिशा बदल जाती है, विपरीत हो जाती है। जो पहले डेक्स्ट्रो था वो बाद में लीवो बन जाता है। समझ आ गई बात? लग गया पता? और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिक्सचर बना है ना इसमें, इसको हम लोग इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। इन्वर्ट शुगर, प्रतीप शर्करा। प्रतीप मतलब उल्टा, यानी ये मिक्सचर जो होता है अपने जनक से विपरीत ध्रुवण घूर्णन रखता है, उल्टा ध्रुवण घूर्णन रखता है। इसलिए इस मिक्सचर को इन्वर्ट शुगर कहते हैं, प्रतीप शर्करा कहते हैं। इसीलिए सुक्रोज का जो जल अपघटन है ना, इन्वर्ट शुगर बनती है इसमें, इसीलिए यहाँ एंजाइम लिखा जाता है, पता होगा आपको, इन्वर्टेज लिखते हैं ना, इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज के जल अपघटन के लिए। समझ गए बात? लग गया पता? उसके बाद जैसे हम कह रहे हैं सुक्रोज किससे बना? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ी तो सुक्रोज बना। तो जब ये दोनों जुड़ेंगी तो किसी ना किसी बॉन्ड से तो जुड़ेंगी ना, ये दोनों कोई ना कोई बॉन्ड तो इनमें होगा ना। तो जब ये जुड़ती है ना तो दो मोनोसैकेराइड इकाइयां जिस बॉन्ड से जुड़ी होती हैं उस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो मोनोसैकेराइड इकाइयों के बीच बनने वाला बॉन्ड है। कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो मोनोसैकेराइड इकाइयों में कौन सा बॉन्ड बना होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बंध कौन सा बंध होता है? ईथर बंध होता है, ईथर होता है ये। कैसे? देखो आप भाई, हम लोग जब ये मोनोसैकेराइड जोड़ते हैं ना